वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट सेकंड का चैप्टर 4 कर रहे थे। वो है चैप्टर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। उसमें हमने अभी तक गैसेस को लिक्विफाई करने की विभिन्न विधियां सीख ली। आज हम इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर जो हम समझते हैं वो हम घर में अपने फ्रिज के से समझ जाते हैं, और बेसिकली वो रेफ्रिजरेटर है ही। क्यों है? क्योंकि वो बाह्य वातावरण से कम ताप पे किसी चीज को ठंडा कर देता है। तो ऐसी जो भी मशीन है उसको हम रेफ्रिजरेटर कहेंगे, जो बाह्य मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में इनसाइड का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत समझना पड़ेगा कि रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या है, उसे कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? इसका मूल सिद्धांत है निम्न दाब पर द्रव के वाष्पीकरण से तथा गैस के रुद्धोष्म प्रसार से शीतलन उत्पन्न करना। तो मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है? वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट लो प्रेशर एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस टू प्रोड्यूस कूलिंग। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। वैसे अगर हम इसको, ये तो हमने फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा, साधारणतया हम रेफ्रिजरेटर किसको कहेंगे? जो किसी ठंडी चीज से हीट ले और ऑलरेडी गर्म चीज को हीट दे। यानी अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रेफ्रिजरेटर ऐसा मशीन होनी चाहिए जो सिंक से हर बार हीट एक्सट्रैक्ट करे और सोर्स को दे। तो यानी जो बॉडी ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर है उससे हीट लेगा तो क्या होगा? वो बॉडी और ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे चली जाएगी और जो सोर्स है या जिसका टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है उसका टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो ये जो चीज है, ये इस तरीके की, जो हम किसी एक लोअर टेम्परेचर की चीज को और फर्दर लोअर डाउन करने के लिए हम दो विधियां वास्तविक रूप में काम में ले सकते हैं। एक तो किस लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर किसी द्रव का वाष्पीकरण, यानी उसको वेपर स्टेट में बदल दें लो प्रेशर पे। दूसरा, हम किसी गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर दे, रुद्धोष्म प्रसार कर दे। रुद्धोष्म प्रसार में हमें पता है कि हमेशा गैस को अपनी इंटरनल आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उससे शीतलन उत्पन्न करना। तो अब इसके अंदर रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत में किन को यूज करते हैं? मैंने कहा ना, द्रव का वाष्पीकरण होना चाहिए, गैस का रुद्धोष्म प्रसार। तो हम किस द्रव को लेते हैं, किस गैस को लेते हैं? जनरली द्रव SO2 व फ्रेऑन CCl2, ये फ्रेऑन गैस है, इसका उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन में, और इन्हें प्रशीतक द्रव कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ठीक है। बड़े प्रशीतक संयंत्रों में अमोनिया प्रयोग में लाते हैं, और जो बहुत बड़े बड़े आपके जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो डिवाइस है उसके अंदर अमोनिया काम में ली जाती है। तो छोटे जो हैं हमारे डिवाइसेस, उसके अंदर तो ये फ्रेऑन और SO2 आती है। आज और भी गैसेस आने लग गई यूज में, लेकिन जनरली जो हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस में फ्रेऑन और SO2 यूज में आती है। और बड़े जो आपके संयंत्र हैं, जैसे आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है जहाँ पर ऐसे कूलिंग इफेक्ट चाहिए, आपको कूलेंट्स चाहिए, वहां पर अमोनिया यूज में आती है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये हमने इसको फ्रेऑन को कैसे चूज कर लिया, इस गैस को कैसे चूज कर लिया, या अमोनिया को हमने कैसे चूज कर लिया, ये हम देखते हैं। तो ये हमारे दिमाग में क्यों आए? क्योंकि हम हर रेफ्रिजरेटर के लिए एक विशेष
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए या उसको काम में लेने के लिए जो रेफ्रिजरेशन के लिए जो यूज में ले रहे हैं हम, उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो वो विशेषताएं क्या हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में काम में आने वाले द्रवों में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहले, सामान्य ताप व दाब पर प्रशीतक द्रव गैस होना चाहिए, पर ठंडा करने पर शीघ्र द्रवित होना चाहिए। यानी सबसे पहली कंडीशन ये है, जो कूलिंग लिक्विड है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसियस फॉर्म में रहना चाहिए, गैस अवस्था में रहना चाहिए। लेकिन उसमें खासियत यह होनी चाहिए कि अगर उसको ठंडा करें तो वो जल्दी से लिक्विफाई हो जाए। ये उसमें सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, प्रशीतक की भाप का आयतन अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा बड़े संपीड़क की जरूरत पड़ेगी। और क्या खासियत होनी चाहिए कि अगर हम किसी लिक्विड को, जो ये कूलेंट लिक्विड है, इसको गैसियस स्टेट में आए तो वो उसकी जो गैस है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम घेरना नहीं चाहिए, उसको बहुत ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, घेरनी नहीं चाहिए। जैसे लिक्विड स्टेट में तो आपको पता ही है, द्रव अवस्था में हमेशा जो ये है मटेरियल है वो कम जगह घेरता है, और गैसियस स्टेट में वो ज्यादा जगह घेरता है कोई भी सब्सटेंस। तो गैसियस स्टेट में जब वो आएगा तो वो पहले के मुकाबले उसको ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा जगह नहीं लेना चाहिए जिससे कि उसके लिए हमारे को जो कंप्रेसर है, जिस कंप्रेसर में उसको डाल के हम वापस लिक्विफाई करें, वो हमें बड़ा बनाना पड़ जाए। तो ऐसी होनी चाहिए कि जब वो वेपर स्टेट में आए तब भी उसका वॉल्यूम या आयतन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो। तो इससे हमारे को बहुत बड़े कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है, प्रशीतक के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होनी चाहिए, जिससे कम मात्रा में ही अधिक शीतलन प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये, एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ। वेपराइजेशन ऑफ कूलेंट जो है, लेटेंट हीट, जो गुप्त ऊष्मा हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ द कूलेंट दैट इज टू बी वेपराइज्ड शुड बी वेरी हाई। यानी उसकी जो गुप्त ऊष्मा है वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर बहुत अधिक होगी तो हम इससे क्या होगा, इससे उसकी कम मात्रा से ही हम ज्यादा कूलेंट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, वो है हमारा रेफ्रिजरेटर का संपीड़क का ताप कमरे के ताप पर होता है, अतः ऐसे प्रशीतक होना चाहिए कि इस ताप पर उसे संपीड़ित करने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता न हो, नहीं तो संपीड़क बड़े आकार का हो जाएगा। तो एक लास्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं उसके अंदर जो कंप्रेसर है, आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे एक कंप्रेसर लगा होता है, वो किस टेम्परेचर पे रहता है, वो कमरे के टेम्परेचर पे रहता है। तो ऐसा जो अपन कूलेंट गैस ले रहे हैं, जो जिसको ये कंप्रेसर कंप्रेस करके लिक्विफाई करेगा, वो ऐसा होना चाहिए जिस पर थोड़ा सा ही प्रेशर ज्यादा लगाने पर वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, और इसी टेम्परेचर पे वो उस पर प्रेशर लगाएं और वो लिक्विफाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे को जो कंप्रेसर है वो एक बड़े साइज का लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो ज्यादा बड़ा कंप्रेसर चाहिए, और फिर वो हम उसको यूज करने में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, हैंडी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये विशेषताएं जिस द्रव या गैस के अंदर मौजूद होती हैं उन्हीं को हम रेफ्रिजरेटर में काम में लेते हैं।
अब हम इसके अंदर रेफ्रिजरेटर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो है संपीड़क टाइप रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर टाइप रेफ्रिजरेटर। अभी हम दोनों प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर, शोषक टाइप रेफ्रिजरेटर। तो हम इन दोनों में क्या अंतर है वो हम दोनों अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे। पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं कंप्रेसर टाइप रेफ्रिजरेटर। तो कंप्रेसर टाइप रेफ्रिजरेटर को हम देख लेते हैं। तो कंप्रेसर टाइप रेफ्रिजरेटर जो है उसमें क्या क्या खास बात होती हैं। इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर में निम्न दाब वाली वाष्प को संपीड़ित करने के लिए संपीड़क पंप को विद्युत मोटर से चलाया जाता है। यानी ये जो कंप्रेसर टाइप जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें जो वेपर है उसको लो प्रेशर पे कंप्रेस करने के लिए हम कंप्रेसर पंप यूज करते हैं, और वो कंप्रेसर पंप जो है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलाया जाता है। और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स हम काम में लेते हैं वो कौन से होते हैं, SO2, CO2, फ्रेयॉन या लिक्विड अमोनिया। ये सभी हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड नीड। अब सबसे पहले हम इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं। तो सिद्धांत पढ़ने के लिए हमारे को इसका चित्र देखना पड़ेगा। तो इसका पहले चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका चित्र है। इसमें अगर मैं पहले ब्रॉडली बता देती हूँ फिर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। आप अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले चैम्बर में P जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, और उसके नीचे दो वाल्व टाइप बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक में R लिखा है और एक में Q लिखा हुआ है। और R की तरफ मैंने लिख रखा है डिस्चार्ज पंप और Q की तरफ मैंने लिख रखा है सक्शन पंप। दोनों ही नलियां एक सर्पिलाकार नली के अंदर से होकर गुजर रही हैं। एक पे मैं दोनों ही जो सर्पिलाकार नलियां हैं उनके चारों तरफ एक ठंडे पानी का चेंबर है जो इस नलियों को ठंडा रखता है। और ये जो नलियां हैं ये वास्तव में दोनों आपस में एक ही नली है, जिसमें बीच में एक वाल्व V लगा हुआ है नीचे जहां कूलेंट लिखा हुआ है। और एक चैम्बर को मैंने नाम दे रखा है कंडेंसर और दूसरे को इवेपोरेटर। ये हमारा बेसिकली रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। तो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो P एक पंप है, सबसे ऊपर जो लगा हुआ था वो एक पंप है जो विद्युत मोटर से चलता है। यानी उसका जो पिस्टन है ऊपर और नीचे की तरफ जब मूव करेगा वो एक मोटर है जो उसको मूव करवाएगी। इसके सिलेंडर में अब वो P जो पिस्टन जो पंप है वो एक सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है जिसमें दो वाल्व है, मैंने आपको दिखा दिए थे, Q और R। वाल्व Q पंप के सिलेंडर में खुलता है तथा R बाहर की ओर खुलता है। ये हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, R जो है वो तो सिलेंडर की तरफ खुलेगा और Q जो है वो बाहर की ओर खुलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर की जो गैस है वो हमारी कैसे होगी, अगर हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो वो गैस जो है वो R की तरफ से तो बाहर निकल सकती है, लेकिन Q वाल्व उस वक्त बंद हो जाता है। Q वाल्व कब खुलेगा, जब बाहर से कोई गैस उस पर धक्का लगाएगी। जब P ऊपर चलता है तो सिलेंडर में वाष्पित्र से दाब कम हो जाने पर वाल्व Q खुल जाता है। तो यानी जब पिस्टन को ऊपर की ओर खींचते हैं
तो उसमें सिलेंडर में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इस प्रेशर के कम होने के कारण क्यू वाला जो वॉल्व है, जो सिलेंडर की तरफ मतलब बाहर से खुलता है, वो एकदम से खुल जाता है तथा अमोनिया सक्शन पंप की सहायता से सिलेंडर में चली जाती है। तो हमने इसके अंदर क्या करा है, बाहर से जो सक्शन पंप है उसके अंदर से जो भी गैस आनी है वो इस सिलेंडर के अंदर चली जाती है। अब वो चली गई, वापस पिस्टन नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आना शुरू होते ही क्यू अपने आप बंद हो जाता है और आर खुल जाता है। अब संपीड़ित वाष्प विसर्जन पंप द्वारा संघनित्र की सर्पिलाकार नली AB में प्रवाहित होती है। तो अब क्या होगा, ऊपर से प्रेशर लगा तो वो जो वाष्प है वो हमारी संपीड़ित हो गई, कंप्रेस हो गई, जो वेपर है वो कंप्रेस हो गई। अब वो क्या करेगी, वो हमारी डिस्चार्ज पाइप के थ्रू, आर क्योंकि वाल्व खुल गया तो डिस्चार्ज पाइप से होती हुई कंडेंसर की जो सर्पिलाकार या स्पाइरल ट्यूब है उसके अंदर से फ्लो करना शुरू करती है। इस ट्यूब के चारों तरफ ठंडा पानी बह रहा है जिससे वो ठंडी रहती है। अधिक दाब और निम्न ताप, बाहर से टेम्परेचर लोअर है और ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ऐसी स्थिति में वेपर जो है वो लिक्विफाई होने लगती है, द्रवित होने लगती है। तो द्रव प्रशीतक प्रसार वाल्व V से प्रवाहित होता है, इससे प्रशीतक का दाब कम हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो लिक्विफाई होती है या नीचे आके लिक्विफाई होती है और इस वाल्व V खुल जाता है जिसमें से वो निकल के बाहर आ जाती है। तो इस वाल्व से जैसे ही बाहर आती है तो उस पर जो लगा हुआ जो दाब था वो हट जाता है। दाब हट जाने के कारण क्या होता है, उसके अंदर फिर से वाष्प बनना शुरू हो जाती है। कम दाब होने पर पुनः वाष्पित्र की सर्पिलाकार नली में इसका वाष्पन होता है। अब क्या होता है कि इस पर प्रेशर कम हो गया तो वो वापस इसके अंदर आती है। यहाँ पर लो प्रेशर पर वो वापस वेपर स्टेट में आ जाती है। वेपर स्टेट में आने के बाद क्या होगा, कम दाब पर पुनः वाष्पित्र को सर्पिलाकार नली में इसका वाष्पन होता है। द्रव के वाष्पन से उसके चारों ओर का स्थान ठंडा हो जाता है। अब क्या होगा कि जब वो यहाँ पर V वाल्व से निकलने के बाद जब इस सर्पिलाकार नली में जाती है तो क्या होता है कि उसका लो प्रेशर हो जाने के कारण वो वापस से वेपर स्टेट में आना शुरू होती है। लेकिन हमें पता है वेपर स्टेट में आने के लिए उसे कुछ ऊष्मा चाहिए, तो वो बाह्य वातावरण से ऊष्मा यानी जो ये ठंडा पानी है उससे ऊष्मा लेना शुरू कर देती है। और ऊष्मा लेने के कारण वो तो वाष्पित हो जाती है, लेकिन उसके चारों तरफ का जो द्रव है या चारों तरफ का जो स्थान है वो ठंडा हो जाता है, पहले के मुकाबले और ज्यादा ठंडा हो जाता है। अब क्योंकि कम दाब हो गया और वाष्पित हो गई तो उससे वो वापस कंप्रेसर में चली जाती है, सक्शन पंप में चली जाती है। उस वक्त पिस्टन भी ऊपर जा रहा होता है और वो सक्शन पंप में वापस एंटर हो जाती है। तो ये हमारी एक प्रोसेस पूरी हो जाती है, एक चक्र पूर्ण हो जाता है। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराने पर हमारा जो इवेपोरेटर के अंदर जो हमारा ठंडा पानी है वो और ज्यादा ठंडा होता चला जाता है। बेसिकली ये सिद्धांत जो है वो हमारे घरेलू जो रेफ्रिजरेटर हैं उनमें काम में हम इनको लेते हैं और इन्हीं से ही हमारी कूलिंग होती है। आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर पहले तो, आजकल तो एनक्लोज्ड आने लगे, नहीं तो पहले वो पाइप्स दिखाई देते रहते थे बाहर की तरफ, उनके अंदर से फ्लो करती हैं वो सारी की सारी गैस। और क्या करती है, जब वो फ्रिज के अंदर एंटर होती है उस वक्त उसके ऊपर से प्रेशर हट चुका होता है, तो वो जैसे ही इसके अंदर आती है वो कूल्ड होती है, हालांकि वेपर स्टेट में आना शुरू होती है लेकिन अभी भी कंडेंस्ड वेपर होती है वो, लेकिन वो वहां पर रखी हुई सभी चीजों से ऊष्मा ग्रहण करके टोटली वेपर स्टेट में आ जाती है और वापस नलियों में से प्रवाहित होती हुई कंप्रेसर में जाती है।
कंप्रेसर उसको फिर लिक्विड स्टेट में बना के उसको वहां भेजता है, वहां पर वो फिर हीट एक्सट्रैक्ट करती है। इस प्रकार से फ्रिज के अंदर के रखी हुई चीज जो है वो लगातार रूम टेम्परेचर के मुकाबले लोअर टेम्परेचर पे आती चली जाती है। तो ये हमारा बेसिक रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने संपीड़क टाइप कंप्रेसर टाइप रेफ्रिजरेटर पढ़ा। जनरली ये घरेलू जो डोमेस्टिक पर्पसेस है इसमें यूज में आता है। अब हम इसके अंदर दूसरा टाइप पढ़ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर, ये जनरली रेफ्रिजरेटर हम फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम में लेते हैं। और इसमें देखेंगे हम इसके अंदर लिक्विड अमोनिया को कैसे काम में लेते हैं। घर में तो लिक्विड अमोनिया यूज में नहीं लेते, लेकिन कमर्शियल पर्पसेस से या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसको लेते हैं। तो हमने क्या देखा, इसमें जो मुख्य चीज है वो ये है कि रेफ्रिजरेटर हम उसको कहते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे किसी चीज को ठंडा कर दे, उस चीज को रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। अगर हम डिफाइन करें तो इट टेक्स सम हीट फ्रॉम सिंक एंड गिव इट टू द सोर्स। तो बेसिकली हमारा रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत इस प्रकार से निर्धारित होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब हमारा इस चैप्टर में एक टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।